महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित इस सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक शनिवार रविवार को भारतीय ज्ञान परंपरा प्राचीन वैदिक विज्ञान वैदिक वांग्मय में निहित ज्ञान विज्ञान को निकालकर सामान्य जनमानस तक पहुंचाने का ये पुनीत प्रकल्प निरंतर चल रहा है। इसमें आप लोग सभी का आशीर्वाद और आप सभी का सहयोग दृश्यादृश्य रूप से प्राप्त होता रहा है, जिससे के कारण संयोजक मंडल को उत्साह के साथ काम करने की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। हम सभी इस दिशा की ओर निश्चित रूप से अग्रसर हो गए हैं कि हमारी जो धरोहर है ज्ञान की, उस ज्ञान की धरोहर को निकालकर हम जो पूर्णता भूल गए थे जिन ज्ञान परंपरा को, उसकी ओर धीरे धीरे हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो इसमें जो कहते हैं ना, सर्वम वेदा प्रसिद्धति, सब कुछ वेदों में निहित है। तो इस दृष्टि से आज एक महत्वपूर्ण विषय जो मानवीय समाज छोटे से बिल्कुल धरातल से लेकर और उच्च स्तरीय समाज को एकजुटता, एक सूत्र में बांधने का जो मुख्य बिंदु है वो है व्यापार प्रणाली। एक वस्तु यहाँ उत्पन्न हो रही है, दूसरी वस्तु वहाँ उत्पन्न हो रही है, उसको एकत्र करके सभी जनमानस तक उसको पहुँचाने का कार्य व्यापार प्रणाली का आरंभ से ही रहा है। और उस व्यापार प्रणाली को वैदिक वांग्मय में और प्राचीन भारत में हमारे पूर्वज किस प्रकार से व्यवहृत किया करते थे, उस विषय के बहुत ही सुंदर विषय है, सामाजिक विषय है और सबको समझने का विषय है। इतना सरल और इतना सुंदर सा विषय लेकर हमारे बीच पंडित त्रिभुवन शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं बहुत ही आदरपूर्वक, बहुत ही श्रद्धा के साथ आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस महनीय विषय पर अपना व्याख्यान देकर हम सबको अनुग्रह करने का कृपा करें। डॉक्टर पंडित त्रिभुवन शर्मा जी। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। कक्षा संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यह अवसर प्रदान किया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यम से जुड़े आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर एकत्रित हुए इस महत्वपूर्ण विषय में। आज हम लोग व्यापार और वाणिज्य वैदिक वांग्मय के संदर्भ में इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, कुछ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्राचीन भारत में किस तरह से व्यापार और वाणिज्य की प्रक्रिया चलती थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यापार और वाणिज्य होता क्या है। तो व्यापार वाणिज्य धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही व्यापार और वाणिज्य कहलाता है। वस्तु को खरीदना अर्थात क्रय करना, वस्तु को बेचना अर्थात विक्रय करना। तो हमारे जो वैदिक वांग्मय में या वैदिक सभ्यता में और हमारे प्राचीन भारत में किस प्रकार वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, इससे संबंध में हम बात करते हैं। तो इसके संबंध में हमारे ऋग्वेद में एक मंत्र में बताया है कि सभी मनुष्य धन संपदा पर चिंतन करें, धन की प्राप्ति के लिए विनम्रता पूर्वक विवेक द्वारा सत्य एवं उत्तम मार्ग चुनकर लक्ष्मी को प्राप्त करें। धन को विनम्रता एवं सत्य मार्ग पर चलकर प्राप्त करने की बात यहाँ पर कही गई। तो इसमें एक मूल यहाँ पर आया है कि धन की प्राप्ति के लिए विनम्रता पूर्वक कार्य करना है। अर्थात आज के समाज के लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वेद मंत्र में जो बात आई है, विनम्रता पूर्वक और विवेक एवं सत्य के मार्ग पर चल,
सत्य के मार्ग पर ही चलकर हमको कार्य करना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे लोगों की किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, ऐसा व्यापार नहीं करना है। तो इस तरह की बात हमारे ऋग्वेद के इस मंत्र में बताई गई है। तो एक स्वच्छ व्यापार प्रणाली का उल्लेख हमारे ऋग्वेदी मंत्र से प्राप्त होता है। इसके अलावा मनुस्मृति में भी एक श्लोक है, यात्रा मार्थ प्रसिद्ध्यर्थम स्वे कर्म भिर्गह्यते अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वित धन संचयम। मनुस्मृति का ये 4 अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें कहा है मनुष्य को अपने जीवन के लिए अनिंदनीय कार्यों से धन का संग्रह करना चाहिए। अर्थात ऐसे कार्यों से धन का संग्रह नहीं करना चाहिए जो निंदनीय कार्य हो, कोई गलत कार्य, गलत दिशा में कार्य करना हो, जैसे आज की भाषा में कहेंगे जैसे काला धन हो गया। इस तरह से हमको कोई कार्य करके धन को संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रहित धन के द्वारा जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र और मकान जैसी न्यूनतम वस्तुएं प्राप्त होना चाहिए। हमें इतना धन संग्रह करना चाहिए ताकि जिससे हमारा घर का अच्छे से जीवन व्यापन हो सके, जो हमारी न्यूनतम आवश्यकता है वह पूर्ति हो सके। हमको इतना धन संग्रह करना चाहिए। जो आज की भी जीवन में न्यूनतम आवश्यकता है, भोजन, कपड़ा, मकान, जो एक न्यूनतम आवश्यकता है, वही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें धन संग्रह करना चाहिए। अब हमारे प्राचीन भारत में व्यापार का क्रियान्वयन किस प्रकार से होता था, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक और ऋग्वेद में मंत्र में आया है कि धन और यश प्राप्ति के लिए नवीन उद्योग लगाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो जो नवीन उद्योगों की जो परंपरा रही है हमारे वैदिक वांग में, जो हमारे ऋषि थे, ऋषि के समय से रही है, और प्राचीन भारत में भी इस परंपरा का पूर्णतः विकास भी हुआ है। तो यह कहना सर्वथा संभव है कि हमारे प्राचीन ऋषि भी व्यापार प्रणाली से पूर्णतः परिचित थे। तो ये जो उद्योगों का उपनिवेशीकरण जो शब्द आता है इतिहास में, जिसे पश्चिम भारत की देन कहा जाता है, वो पूर्णतः इस बात का समर्थन नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही इस परंपरा का उद्भव रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ प्राचीन भारत में व्यापार, आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार, विदेशों से भी व्यापार का प्रचलन रहा है। तो प्राचीन भारत में व्यापार के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसमें वहाँ पर जब खुदाई हुई क्षेत्रों में, तो वहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ के लोग व्यापार प्रणाली से परिचित थे। जैसे वहाँ पर खुदाई में मिट्टी के बर्तन, अनेक मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। इसके अलावा उन पर अलग अलग रंग से वे रंगे हुए भी थे। तो रंग प्रणाली से भी हम भारतीय पूर्णतः परिचित थे। इसके अलावा कपड़े की वस्तुएं, जो कपास है, कपास से निर्मित वस्तुएं भी खुदाई में प्राप्त हुई। इसके अलावा जो रत्न होते हैं, तो रत्न इत्यादि भी भूमि के अंदर से प्राप्त हुए। इसके अलावा मुद्राएं भी प्राप्त हुई, अलग अलग धातुओं की मुद्राएं, सोना धातु की, चांदी धातु की, तांबा धातु की, ये धातुओं की मुद्राएं भी प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय जो हमारा इतिहास रहा है वो व्यापार प्रणाली से पूर्णतः परिचित था। इसके अलावा हम देखें कि वेदों में ऐसे मंत्र भी आए हैं जिसमें व्यापार प्रणाली के बारे में आया है। जैसे अथर्ववेद में एक मंत्र है, शतमास्वा हिरण्यायः शतम रथ्या हिरण्ययः शतम कूता हिरण्ययः शतम निष्का हिरण्ययः। मतलब इसमें अर्थ है कि स्वर्ण सिक्के का उल्लेख है, सोने के सिक्के का उल्लेख। तो हमारे प्राचीन समय में स्वर्ण धातु का उपयोग मुद्रा के रूप में होता है। जैसे आज सिक्कों का उपयोग स्टेनलेस स्टील, जो स्टील के सिक्के होते हैं, वैसे इनका उपयोग होता है। उस समय होता था स्वर्ण सिक्के, सोने की धातु से बने सिक्के का उल्लेख होता है। इसके अलावा जो वाणिज्य शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है वणिक शब्द से। वणिक का अर्थ है व्यापारी, वणिक मतलब होता है व्यापारी। और वाणिज्य को यजुर्वेद में तुला से संबंधित भी किया है। और वणिक शब्द जो है वो पणिक शब्द से बना है, पण अर्थात रुपया और धन। तो जो व्यापार शब्द है पूर्णतः शब्दावली जो है हमारे वैदिक वाङ्मय में मिलती है। इसके अलावा अथर्ववेद में एक स्थान पर इंद्र को व्यापारी के रूप में भी बताया है, इसका भी उल्लेख हुआ है। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि व्यापार के स्थल मार्गों का भी अथर्ववेद में एक मंत्र में उल्लेख आया है कि
पहले व्यापार के अलग अलग मार्ग प्रचलित थे, जैसे स्थल मार्ग था, जल मार्ग भी था, इसके अलावा कई स्थानों पर आकाश मार्ग का भी उल्लेख आया। ऐसे भी मंत्र हैं जहाँ पर व्यापार के आकाश मार्ग का भी उल्लेख आया। जैसे जल मार्ग में राजा भोज की एक कृति है युक्ति कल्पतरु, जिसमें नौका निर्माण के विषय में विस्तृत रूप से बताया है। तो उसमें ऐसी नौकाओं का भी उल्लेख हुआ है कि जिसमें व्यापार के लिए वस्तुओं को अपने देश से लादकर दूसरे देशों तक ले जाया जाता है। तो जो आयात और निर्यात प्रणाली है, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आज के समय में कहते हैं, तो आयात और निर्यात प्रणाली का भी प्रचलन था। जो युक्ति कल्पतरु ग्रंथ है 11वीं सदी का है, जो राजा भोज थे उनके द्वारा यह कृत है। तो 11वीं सदी में भी हम लोग इस तरह की व्यापार प्रणाली से परिचित थे, जिसमें वस्तुओं का आयात होता है और निर्यात भी होता है। अब यजुर्वेद में भी 3 तरह के व्यापार का उल्लेख है। जैसे प्रथम स्वरूप में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, जैसे वस्तु का क्रय विक्रय, आदान प्रदान, विक्रय नहीं कहेंगे, एक्सचेंज, विनिमय, क्रय विनिमय प्रणाली। तो जैसे आपकी कोई वस्तु है, जैसे गेहूं आपके पास में, हमारे पास में कपास है, तो कपास को गेहूं के बराबर लेकर वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते थे। दूसरा स्वरूप है मेरी यह वस्तु आप अपने पास रख ले, बस बदले में अमुक वस्तु रखकर पुनः मैं आपसे उक्त वस्तु को ले लूंगा। मतलब जैसे बैंक की प्रणाली, जैसे आज हम बैंक से कोई, जैसे हम लेते हैं कर्ज लेते हैं, तो बदले में हम उसे मॉर्गेज करते हैं, कोई वस्तु हमारे जैसे सोना है, या जैसे हम प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं, तो उस वस्तु को हम वहां पर गिरवी रखते हैं, बदले में बैंक हमें लोन देता है। तो इस तरह का मंत्र का उल्लेख यजुर्वेद में आया। ये है देही में ददामी तेने में देही ने तीर्धे निहारम च हरासी में निहारम निहराणी ते स्वाहा। तो यजुर्वेद के इस मंत्र में जो बैंकिंग प्रणाली है, वर्तमान बैंकिंग प्रणाली है, इसका सार भी इस मंत्र से आता है। तो ये बैंकिंग प्रणाली का भी जो मूल है वो हमारे यजुर्वेद के इस मंत्र से प्राप्त होता है। तीसरा प्रकार है मोल खरीदने योग्य वस्तुओं को विनिमय द्रव्यों के माध्यम से तुम मुझसे यह ले लो और मुझे जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वहां मैं तुमसे खरीदूंगा। अर्थात हमारी कोई वस्तु है, जैसे हमारे पास गेहूं है, हमने दे दिया, और गेहूं के मूल्य के बराबर हमको जो जो वस्तु की आवश्यकता होगी हम आपसे ले लेंगे। तो ये 3 प्रकार की जो है व्यापार प्रणाली हमारे वैदिक वाङ्मय में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आयात और निर्यात के बारे में भी अथर्ववेद में आया है। सत हस्त समाहारा सहस्त्र हस्त समकिर, अर्थात हमको सैकड़ों हाथों से आयात करना चाहिए। मतलब हमारी उत्पादित वस्तु, हमारे देश में जो उत्पादित वस्तु हैं उनको सैकड़ों हाथों से हमें आयात करना चाहिए, मंगाना चाहिए, और हजारों हाथों से क्या करना चाहिए, निर्यात करना चाहिए। मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, विदेशों में अपनी वस्तुओं को एक्सपोर्ट करना चाहिए, जबकि इंपोर्ट हमको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, आयात कम करना, जिससे क्या होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यही आज की व्यापार प्रणाली के बारे में बताया। तो ये इसका जो मूल है व्यापार प्रणाली का, आयात और निर्यात का, ये अथर्ववेद के मंत्र में भी हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा एक मंत्र आया है तुलाए वाणिज्यम। तो तुलाए वाणिज्यम मतलब जो तुला है, तुला का उपयोग व्यापार और वाणिज्य में किया जाता है। व्यापार पदार्थ को नाप तोल के ही उस समय व्यापार किया जाता था। अनेक व्यापारिक वर्ग प्रचलित थे, जैसे तक्षा, करमार, रत्तकार, हिरण्यकार, चर्मकार आदि अलग अलग उद्योग चलाने वाले लोग भी वहां पर थे। इस तरह से यह भी आता है कि भारत में अलग अलग वर्ग की परंपरा रही है, अलग अलग व्यवसाय चलाने वाले लोगों की परंपरा भी रही है। इसके अलावा एक मंत्र में आता है कि भेड़ और बकरी से बाल प्राप्त करके उनसे ऊनी वस्त्र बनाना, वस्त्र बनाने का भी हमारे यहाँ पर उद्योग उस समय विकसित था। इसके अलावा एक मंत्र में यह उल्लेख आता है कि अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग कार्य था। जैसे जो बड़ाई है वो लकड़ी काटने का कार्य करते थे, वैद्य रोग की चिकित्सा करने का कार्य करते थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सभी लोगों का कार्य अलग अलग था। इसके अलावा एक मंत्र में आया है कि परिवार में सभी लोगों को कार्य करने की परंपरा थी।
ऐसा नहीं था कि एक ही व्यक्ति परिवार में कार्य करेगा, सभी लोगों के कार्य करने की परंपरा भी थी। इसके अलावा प्राचीन भारत में जो श्रम और श्रम नीति है, जैसे किसी व्यक्ति को जो उसने कार्य किया है प्रतिदिन के हिसाब से उसे कितना पारिश्रमिक मिलेगा, मानदेय मिलेगा, इसकी बात भी आई है। जैसे न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित था, जैसे डेली वेजेस जो आज बोलते हैं कि इतना रुपए होना चाहिए, तो उस समय भी जो मुद्रा का जो मापन था वो पण में था। तो कौटिल्य शास्त्र के अनुसार यह सीमा 60 पण की थी। और इसके अलावा कार्य में लगने वाले समय श्रमिकों के कौशल के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है। मान लो कोई कार्य जितने समय में हो रहा है उस समय के हिसाब से उसको मान देते थे। इसके अलावा स्किल भी थी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ज़्यादा अच्छा कार्य करता है तो उसको उस हिसाब से वेतन मिलता था। कोई व्यक्ति कम स्किल्ड है, थोड़ा नया कार्य सीख रहा है तो उसको कम। तो ये जो परंपरा आज भी जो चल रही है ये भी हमारे भारतीय वाङ्मय का ही एक विस्तृत रूप है। इसके अलावा इसका भी एक ग्रंथ है शुक्र नीति सार। शुक्र नीति सार में भी बताया है कि कितना वेतन देना चाहिए। यह है अवश्यो कोश भरणा भृति मर्धा प्रकीर्तिता, मतलब श्रमिकों को उतना पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए जिससे उनका परिवार का जीवन निर्वाह हो सके, उतना उनको पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कार्य के भी अलग अलग प्रकार बताए हैं, श्रम के अलग अलग प्रकार बताए। कार्य माना काल मनः कार्य काल मिति स्थिता भृति रूपता तो तदिज्ञो सा देया भाषिता यथा। तो इसमें 3 प्रकार के श्रम का उल्लेख हुआ है, कार्य मना, काल मना और कार्य कल मना। तो ये अलग अलग प्रकार के श्रम का भी उल्लेख हुआ है। अब आगे है कि वस्तुओं का उत्पादन और मूल्य निर्धारण करने के लिए कैसे होता था। इसके अलावा वस्तुओं पर जो कर है, वस्तुओं पे कर भी उस समय प्रचलित था। जैसे आज जो कर है जैसे जीएसटी, उसी समय भी वस्तुओं पर कर था, प्रत्यक्ष कर भी था कुछ वस्तुओं पर, डायरेक्ट टैक्स कुछ वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर भी था, इनडायरेक्ट टैक्स भी वस्तुओं पर था। अब कर प्रणाली के बारे में और राजकोष के बारे में भी मनुस्मृति में आया है कि राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए शासक को अपने राजकोष को निश्चित मात्रा में कर लगाकर भरना चाहिए तथा कोष की वृद्धि करते रहना चाहिए। अर्थात जो शासक है उसको देश की उन्नति के लिए, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए सेवाओं और वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए, जिससे उसका राष्ट्र समृद्ध हो सके, राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के विकास के कार्य हो सके, लोगों के लिए जो जन सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसके अलावा अच्छे रोड की सुविधाएं हैं, जल की सुविधाएं हैं, ये सब जो था ये हमारे वैदिक वाङ्मय और संस्कृत वाङ्मय में ही इसका उल्लेख मिलता है। ये मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है। इसके अलावा अगले श्लोक में बताया है कि श्रेष्ठ राजा अपने प्रजा की आर्थिक स्थिति के अनुसार प्रजा से कर लेता है, और कोई राजा अपने मोह के कारण प्रजा से अत्यधिक मात्रा में कर ग्रहण करता है तो उस राज्य का शीघ्र ही पतन हो जाता है। अर्थात राजा को यह भी देखना चाहिए कि हमारे राज्य के लोगों की स्थिति क्या है, लोगों की स्थिति के अनुसार ही राजा को राज्य की जनता से कर लेना चाहिए, और इतना कर अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए जिससे क्या होगा, उसके राज्य का पतन हो जाए। ये भी आज के समय में स्पष्ट है, जैसे आज के समय में भी उतना ही कर लिया जाता है जिससे प्रजा को भी नुकसान ना हो, राज्य का कोष भी भर सके। इसके अलावा एक श्लोक में आया है कि प्रजा से अल्प कर संग्रह करे, जिससे ऐसा कर करे कि जैसे बछड़ा गाय से दूध लेता है उतना ही कर जनता से राजा को लेना चाहिए। इस तरह की बात भी बताइए। इसके अलावा एक और बात में श्लोक में आया है कि दिव्यांगों, जो दिव्यांग है, मंद बुद्धि से ग्रसित लोगों, वृद्धजनों, ज्ञान साधना में रत विद्वान छात्रों इत्यादि से कर नहीं लेना चाहिए। ये मनुस्मृति में आया, और इसी टैक्स सिस्टम को आज आधुनिक समय में भी लगाया जाता है। आज भी जो दिव्यांग होते हैं, जो हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं, उनसे कर में छूट मिलती है उन लोगों को। इसके अलावा मंद बुद्धि से ग्रसित लोगों को भी, इसके अलावा वृद्धजन जो 60 से ऊपर है उनको भी रियासतें कुछ सरकार की ओर से मिलती है। इसके अलावा ज्ञान साधना, जो महापुरुष होते हैं, जो स्वामी सन्यासी होते हैं, मठ मंदिर चलाते हैं, इत्यादि को भी टैक्स में छूट मिलती है। इसके अलावा छात्र, जो छात्र होते हैं, उनको भी टैक्स में छूट मिलती है। इत्यादि लोगों से कर का संग्रह नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात जो है
हमारे संस्कृत वाङ्मय में भी आई, मनुस्मृति में, और आज के समय में उस जो चल रहा है टेक्स्ट सिस्टम, कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कृत वाङ्मय है उसका ही मूल आधार है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ एक राजा रहे चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय व्यापार व्यवस्था किस प्रकार से थी, तो उसमें व्यापार दोनों तरीके से होता था। हमारे आंतरिक व्यापार भी होता था, मतलब देश के अंदर व्यापार होता था, और विदेशों के साथ भी होता था। और जो आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, एक था तक्षशिला। तक्षशिला जो था, जो आज वर्तमान समय में अफगानिस्तान में पहुंच गया है, अफगानिस्तान देश का भाग हो गया है। इसके अलावा काशी, इसके अलावा कौशाम्बी, और एक है कलिंग राज्य और उज्जैन, ये व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। हमारा उज्जैन भी जो है बहुत प्राचीन व्यापारिक केंद्र रहा है। इस समय भारत का बाह्य व्यापार जो रोम देश है, इटली की राजधानी जो रोम है, वहां पर सीरिया देश का हम नाम सुनते हैं, और फ्रांस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों से होता था। तो यह व्यापार पश्चिमी भारत में भृगु कक्ष बंदरगाह, जो गुजरात का कक्ष है, पश्चिम दिशा में जो गुजरात का कक्ष है, वहां से व्यापार का संचालन होता था, बंदरगाह के द्वारा था। पूर्वी भारत में ताम्रलिपि के बंदरगाह से किया जाता था। इसका उल्लेख जो मेगास्थनीज जो था, जो सेल्यूकस निकेटर जो था, उसके समय में जो था, उसने भी अधिकारी था, उसने भी अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि भारत का व्यापार बंदरगाह के द्वारा होता था। जल मार्ग से, पश्चिम मार्ग से भी होता था और पूर्व मार्ग से भी होता था। इसके अलावा भारत से मिस्र देश को हाथी का भी एक्सपोर्ट होता था। इसके अलावा मोती, रंग, नील और लकड़ी इत्यादि का भी एक्सपोर्ट होता था। और प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी थे, जैसे एक उत्तरापथ मार्ग था, जो रोड की बात हो रही, सड़कों की बात, वो था उत्तर पश्चिम पुरुषपुर से ताम्रलिपि तक जाने वाला राजमार्ग था। इसके अलावा द्वितीय मार्ग था पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप जाने वाला मार्ग था। एक दक्षिण में था प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाला मार्ग। एक था भृगु कक्ष से मथुरा तक जाने वाला मार्ग। ऐसे 4 व्यापारिक मार्ग थे, जैसे पूरे भारत को जोड़ने वाले, उत्तर से दक्षिण को, पूर्व से पश्चिम को, जैसे चतुर्भुज बनता है, चतुर्भुज की तरह सब मार्ग आपस में जुड़े हुए थे। तो इस तरह से व्यापार प्रणाली भारत में विकसित थी और अनेक व्यापारिक वर्ग भारत में थे। अनेक प्रकार के उद्योग थे। हमारे यहाँ नवीन वस्त्र लगाने का भी उद्योग था, और हमारे यहाँ श्रम नीति भी स्पष्ट थी कि कितना पारिश्रमिक मिलता है। इसके अलावा टैक्स सिस्टम, जो टैक्स होता है, उसका भी हमारे यहाँ विस्तृत स्वरूप था। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो विकसित अर्थव्यवस्था थी, और कुछ कारणों से, अंग्रेजों के आक्रमण के कारण और मुगलों के आक्रमण के कारण हमारी जो व्यवस्था ध्वस्त हुई। अब वो व्यवस्था पुनः आगे आकार ले रही है। तो हम कहीं भी मतलब पश्चिम भारत से पिछड़े हुए नहीं थे। इसका भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य यही है, बताना क्या है कि सरकार का भी उद्देश्य यही है कि लोगों को हमारे जो भारतीय परंपरा है उससे लोगों को परिचित कराया जाए, ताकि हम हमारी सभ्यता पर गौरवान्वित हो, हमको अंदर से कहीं ये ना लगे कि हम पिछड़े हैं। और कुछ चीजें ऐसी है कि हमारे वैदिक और संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथों में ऐसी बातें भी है जिससे हम सीख सकें, जिससे आज के समय में भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो संस्कृत वाङ्मय से हम सीख सकते हैं, उनको ग्रहण करके हम समाज में आगे बढ़े, समाज का कल्याण करें। इसी भावना के साथ ये जो सभी के लिए वेद कक्षा है, सभी के लिए संस्कृत और वैदिक वाङ्मय में निहित ज्ञान परंपरा को बताने की जो बात थी, इसी उद्देश्य से यहाँ पर चलाई गई है। आप सभी लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आगे भी आपको ये कक्षाएं मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।